दोस्तों, उज्जवल परिवार हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपके सामने भी सुपर वास्तु की चर्चा में क्या चर्चा में है, सुपर वास्तु की चर्चा में है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये है क्या। सबसे पहले बात करें सुपर वास्तु की तो भैया आपकी ट्रेन है। क्या आपकी ट्रेन है और अब तक की ये क्या भैया आपकी ट्रेन है या रेलगाड़ी है। अब तक की भारत की अब तक की अगर मैं बात करूं भारत की सबसे लंबी, ऐसी भाई सबसे लंबी ट्रेन है। याद रखना भाई कितनी लंबी है, तो अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी है। वैसे 3.5 किलोमीटर ट्रेन है, ठीक है ओके। इस ट्रेन का भी हाल ही में कहां पर छत्तीसगढ़ में कह सकते हो आप, छत्तीसगढ़ में के मध्य छत्तीसगढ़ में क्या इसका प्रशिक्षण किया गया, सफल प्रशिक्षण। क्या कर सकती है भाई, 27,000 टन कोयला लेकर के जा सकती है। कितना इसकी क्षमता है, 27,000 जो टन है ये कोयला ले जाने की इसकी क्या है क्षमता है, कोयला ले जाने की क्षमता है। सुपर वास्तु अब तक की अगर बात करें तो सबसे लंबी ट्रेन है भारत की। इसका सफल प्रशिक्षण किया गया है। 27,000 टन ये कोयला या वेट ले जाने की क्षमता इसमें रहती है। ट्रेन की बात करें तो लंबाई कितनी इसकी 3.5 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है। अब बात करते हैं भारत की ट्रेन की। अगर मैं बात करूं देखिए थोड़ी सी, तो विश्व में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं रोजगार देने वाला निकाय आपका भारत में तो है ही है। निकाय आपका कौन सा है, तो यही है भाई आपका, ठीक है रेलवे की बात करें तो ये सबसे ज्यादा तकरीबन 15-17 लाख के आसपास ये जो लोगों को क्या देती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। रेल मंत्रालय की बात करते हैं, रेल का हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो कहां पर आपका दिल्ली के अंदर। हाँ, रेल मंत्री कौन है ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। रेल मंत्री कौन है ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे और फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं इसकी, तो इसका कहां पर प्रशिक्षण कहां पर किया गया है इसका। तो इसके प्रशिक्षण की बात करें तो कोरबा छत्तीसगढ़ में की बात करी मैंने, कोरबा और नागपुर कोरबा और नागपुर के मध्य कहां पर आपका ये नागपुर में राजनांदगांव के में इसका क्या किया गया सफल परीक्षण किया गया है। 27,000 जो आपका ये टन है कोयला ले जाने की इसके अंदर क्या वैगन है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब तक की सबसे लंबी और सबसे भारी रेलगाड़ी की बात यहाँ पर हो रही है। अब आते हैं वापस देश के अंदर पहली, अगर मैं बात करूं पहली मालगाड़ी कब चली। पहली मालगाड़ी आपने ट्रेन तो सुनी होगी, पहली ट्रेन आपको पता है कब 1953 में चली थी भाई, ठीक है 1853 में चली थी। कहां से कहां तक है, मुंबई से थाने तक, बोरी बंदर से थाने के मध्य चली थी, ठीक है। और इस ट्रेन ने कितना आपका 16 अप्रैल को कब चली थी आपकी 16 अप्रैल को ये ट्रेन चली थी। पहली ट्रेन की अगर मैं बात करता हूं और सफर इसने 1.5 कितना भाई आपका 1.15 जो मिनट का इसने समय पूरा किया था। इसके अंदर अगर मैं बात करूं जो पहली ट्रेन चली थी, अगर हम बात करते हैं सवारी गाड़ी की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इसके अंदर 3 इंजन थे भाई आपके, 3 क्या थे इसमें इंजन लगे हुए थे इस पहली ट्रेन के अंदर। 3 इंजनों में पहला इंजन कौन सा था आपका साहिब, सुल्तान और सिंध। साहिब था एक, तो दूसरा इंजन था साहिब, सुल्तान और तीसरा इंजन क्या था सिंध भाई, सिंध। साहिब, सुल्तान और सिंध 3 इंजन लगे थे। बोरी बंदर से लेके या मुंबई से लेकर के थाने के मध्य चले थे। 1.15 मिनट का इसने समय लिया, 1 घंटे 15 मिनट का भाई, 1 घंटे 15 मिनट का 1 घंटे 15 मिनट आवर का इसने समय दिया था। अगर मैं बात करूं तो 3 इंजन इसके अंदर लगे थे। ये तो थी भारत की पहली कौन सी आपकी ट्रेन जो कि चली थी, सवारी इसके अंदर बैठी थी, ठीक है। अब बात आती है कि जो मालगाड़ी की बात चल रही है, तो पहली मालगाड़ी कब चली थी 1851 में पहली मालगाड़ी चली थी। कहां से, रुड़की से बिरन के बीच में भाई 1851 में भी कब 22 दिसंबर 1851 को पहली मालगाड़ी कहां से रुड़की से और बीरन के मध्य में, किसके मध्य बीरन के मध्य आपकी ये गाड़ी चली थी। चलिए एक बार बात करें सुपर वासुकी की बात करते तो ट्रेन अब तक का सबसे लंबी ट्रेन है। इसका क्या किया गया है सफल परीक्षण किया गया। 3.5 किलोमीटर इसकी क्या लंबाई है, 27,000 टन कह सकते हैं वेट, ये सबसे भारी गाड़ी 27,000 टन वेट ले जाने की इसके या कोयला ले जाने की इसमें वैगन है या क्षमता है।
कोरबा और नागपुर राजनांदगांव में इसका प्रशिक्षण किया गया है। इसके बाद बात करें कि हमने पहली भारत की मालगाड़ी कब चली, तो 1851 में 22 दिसंबर को रुड़की से और कहां पर आपका भिंड के मध्य में चली थी 22 दिसंबर को। और सवारी गाड़ी की अगर बात करते हैं तो 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर से थाने के मध्य 1 घंटा 15 मिनट का इसने सफर तय किया था। और किलोमीटर कितने, 34 किलोमीटर, ये 34 किलोमीटर का इसने ये सफर किया था। ठीक है, इसके अंदर 3 इंजन लगे हुए थे, आपका साहिब सुल्तान और सिंध, इसके अंदर 3 इंजन लगे हुए थे। ये था आपका क्वेश्चन। और विश्व का सबसे ज्यादा अगर बात करूं मैं, रोजगार देने वाला निकाय भी आपका कौन सा है, यही है, कौन सा, रेलवे डिपार्टमेंट ही आपका भी। तो मैंने एक क्वेश्चन खाली एक क्वेश्चन छोड़ा आप लोगों के रेलवे मंत्री। एक यहाँ पे एक शब्द आया वासुकी की बात करते हैं तो याद रखना, एज पर हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं तो जो शिव शंकर भगवान के गले में जो सर्प है उसका नाम भी क्या है, वासुकी है। ये भी ध्यान आप लोगों को रखना बहुत ही ज्यादा जरूर। वासुकी कौन से नाग होते थे, वासुकी वो नाग होते थे, अगर हम अपने धर्म पुराण ग्रंथों को पढ़ते हैं तो याद रखना, जब सागर का मंथन किया गया था, इसी वासुकी नाग से सागर का मंथन किया गया था। और जो सबसे पहले निकला था सागर के मंथन में, तो क्या निकला था, सबसे पहले सागर के मंथन में जहर निकला था, जिसको कि शिव शंकर भगवान ने पिया था। और जो जिसके द्वारा किया गया था उस नाग का जो नाम था, उस सर्प देवता का जो नाम था वो था वासुकी। और वो वासुकी का किसके गले में रहते हैं, शिव शंकर भगवान के गले में रहते हैं। ये भी आपका एक हिंदुओं के जो प्राचीन ग्रंथों का क्वेश्चन बन जाता है कि भाई शिव शंकर भगवान के गले में कौन से सर्प विराजमान रहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका वासुकी, सुपर वासुकी। और चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे बात। ओके भाई, जिला सुशासन पोर्टल, हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी जिला सुशासन पोर्टल की बात करते हैं कि जिला सुशासन जो पोर्टल है ये भी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई, इसको विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ सहयोग किया। अब सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो चलो मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिला सुशासन पोर्टल है क्या, यानी कि प्रत्येक मंथ पर, प्रत्येक हर महीने, अगर मैं बात करूं हर महीने जो जिले की परफॉर्मेंस को आकलन करने के लिए, जिले की परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए जो मतलब किस प्रकार से काम कर रहा है, तो जो आपका यहाँ पर जो पोर्टल बनाया जाएगा, केंद्र सरकार वो पोर्टल बना रही है। तो किस राज्य की मदद से बना रही है, तो भाई आपका अरुणाचल प्रदेश की मदद से। किसकी मदद से बना रही है, तो अरुणाचल जो प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश की मदद से आपका बना है। ठीक है, सुशासन पोर्टल का नाम क्या है, जिला सुशासन पोर्टल। उद्देश्य क्या है भाई आपका, केंद्र सरकार की बात हो रही है। उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो जो जिले हैं आपके, जो जिले हैं, जिले का क्या करना, आकलन करना, या ये कहें कि मासिक आधार पर, यानी कि पर मंथ, मासिक जो आधार पर, मासिक आधार पर क्या करना है, इसका आकलन करना कि प्रत्येक मंथ इसने कैसी परफॉर्मेंस दी है, यानी कि पूरे देश के जो जिले हैं किस प्रकार के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किस प्रकार का जो लोगों के साथ कनेक्टिविटी दे रहे हैं, किस प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, उसके उद्देश्य के लिए आपका अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ किसने किया, ईटानगर कह सकते हो, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में, ईटानगर की यहाँ पर बात हो रही। ईटानगर आपको पता भी है क्या है, ईटानगर राजधानी है, नगर जो है यहाँ पर ये आपका बनाने की जो सहयोग की बात हो रही है। इसको प्रशासन सुधार और कार्मिक, इसके जो ये किसके लिए, बेंचमार्क प्रदर्शन कह सकते हो आप इसको, सॉरी बेंचमार्क प्रदर्शन का आकलन करने के लिए ये भी आप शब्द यूज कर सकते हो। ठीक है, उद्देश्य में अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार का बनाएगा कौन इसको, तो कार्मिक मंत्रालय के तहत, किस मंत्रालय के तहत आएगा आपका ये कार्मिक जो मंत्रालय है, इस मंत्रालय के तहत, कार्मिक मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग रहेगा भाई आपका, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत है। आप समझ गए होंगे, प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग, लोक शिकायत जो विभाग है, लोक शिकायत विभाग, ये दोनों मिलकर के प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग कार्मिक मंत्रालय के अंडर रह करके, और इसका क्या करेंगे, जो जिला सुशासन पोर्टल है, यानी कि अब कोई शिकायत अगर आपने करनी है, किसी अधिकारी की करनी है, किसी प्रकार के जो मंत्री या सरकार की करनी है, तो आप इस या कोई आपने प्रशासन से संबंधित है, आपको कुछ चाहिए तो आप इसके ऊपर जाकर के इस पोर्टल पे शिकायत करेंगे। तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक जो आपका शिकायत विभाग है, लोक शिकायत विभाग है, ये दोनों मिलकर, ये विभाग मिलकर के इसको क्या कर रहे हैं भाई, विकसित कर रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं DARPG, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इस पोर्टल को विकसित कर रहे हैं। अब आप लोगों से पूछेगा कि देखो जिला सुशासन पोर्टल किसकी मदद से, सहयोग से, अरुणाचल प्रदेश।
रिटर्न है। उद्देश्य जिले का आकलन करना, मासिक आधार पर उसकी प्रोग्रेस को देखना, बेंचमार्क प्रदर्शन को देखना, कार्मिक मंत्रालय के तहत आपका प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको विकसित कर रहा है। अगर पूछे इसको विकसित कौन कर रहा है तो ये आपके बीच में। चलिए अब यहाँ पर कुछ एक बार डब्बे वाले क्वेश्चन थोड़े से ज्योग्राफी से रिलेटेड दूंगा अभी आप लोगों को। देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है आपका। अरुणाचल प्रदेश से अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो किसके साथ सीमा रेखा अंतरराष्ट्रीय, तो चीन के साथ भाई आपका, चीन के साथ ये सीमा रेखा बनाता है। नंबर 1 सीमा रेखा की बात करें तो चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा। नंबर 2 सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन भाई, मैकमोहन सीमा रेखा। अगर पूछे क्या चीन के साथ कोई और दूसरी रेखा भी सीमा रेखा बनाती है, दूसरी रेखा की अगर मैं बात करूं तो कौन सी, LAC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जिसको जाना जाता है, कहां पर ये आपका JNK में। और इस हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, एक्साई जो चीन है। अगर आप लोगों से देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए कि आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन सा देश सीमा रेखा बनाता है तो आपका चीन बनाता है। कौन सी रेखा, मैकमोहन नामक रेखा है। उसी के साथ मैंने बात करी दूसरी रेखा की अंतरराष्ट्रीय LAC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करते हो तो कहां पर जेड किसको अलग करता है, भारत से किसको अलग करता है, तो ये अक्साई चीन को अलग करता है जो कि हमारा हिस्सा है। और कब्जा किसने कर रखा है, ये हमारा है, याद रखना है। इस पर कब्जा किसने कर रखा है, आपका चीन ने कर रखा है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पर एक पर्वत है आपका, नामचा पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं नामचा पर्वत से एक इसके भारत के पैरेलल तिब्बत में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र है। ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी की अगर मैं बात करूं, ब्रह्मपुत्र नदी से नामचा पर्वत से टकरा करके इस प्रकार से इससे टकरा करके और सीधी भारत में तेज गति से प्रवेश करती है और असम में पहुंचती है। और असम में पहुंचते पहुंचते इसका जो बहाव है वो तेज हो जाता है, भारी मात्रा में अपने साथ अवसाद लेकर के आती है, जिसमें असम के अंदर क्या आती है, आपकी बाढ़ लेकर के आती है। तो असम में बाढ़ लाने का काम किसका रहता है, ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र क्यों बाढ़ लेकर के आती है, तो नामचा पर्वत से टकरा के 90 डिग्री के एंगल में मुड़ती है, जिससे क्या होती है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है ढलान की वजह से। अब इसी ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी चीन की, तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने काफी बांध बनाने की कोशिश करा कि वो जब चाहे भारत के अंदर बाढ़ ला सकता है, जब चाहे भारत में वो सूखा डाल सकता है। वो जो आपके ईस्टर्न पूर्वी राज्य है वहां पर वो पानी की जो स्थिति है उसमें अव्यवस्था पैदा कर सकता है। हालांकि भारत ने इसके ऊपर क्या किया था, विरोध भी जताया था। चलिए ठीक है, तो बात करें हमने जिला सुशासन की, हमने थोड़ी सी बात अरुणाचल प्रदेश की करी, उसके साथ अलग देश चीन की हल्की सी बात करी, हमने 2 रेखाओं की बात करी। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भाई एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। ग्रामीण उद्यम परियोजना चर्चा में, क्यों चर्चा में भी अब क्या, सबसे पहले तो इस योजना को समझेंगे। क्या है, जो आदिवासी जो लोग हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, आदिवासी जो लोगों में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसे ग्रामीण उद्यम परियोजना, यानी कि गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कह सकते हैं विशेष तौर पे आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना यहाँ पर क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी। और अब चर्चा में क्यों है, अगर बात करें तो इसका संबंध किससे, आदिवासियों को क्या बनाना भाई, आदिवासियों में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। अब चर्चा में क्या है, प्रथम चरण इसका समाप्त हो चुका है, प्रथम चरण इसका क्या हुआ, समाप्त हुआ है। अब वर्तमान में चर्चा में दूसरा चरण इसका क्या किया जा रहा है, आरंभ किया जा रहा है, इसलिए आपकी ये चर्चा में है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि ग्रामीण उद्यम यानी कि जो गांव के लोग हैं आदिवासी विशेष तौर पे उनको उनमें स्किल डेवलपमेंट यानी कि उनको आत्मनिर्भर कह सकते हैं, यानी कि वो अपना काम करके, खास की इस बात के ऊपर यहाँ पर बात हो रही है, कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए। उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो लिख सकते हैं उद्देश्य कौशल मिशन, यानी कि हाथ से काम करना भाई, कौशल मिशन जो मिशन है इसको बढ़ावा देने के लिए आपका दूसरा जो चरण है यहाँ पर ये लागू किया गया है। और कहां से किया गया है, दूसरा जो चरण है इसका, ये आपका रांची झारखंड से इसको लागू किया गया है। दूसरा चरण आपका कहां से लागू किया गया, रांची झारखंड से इसको लागू किया गया इस परियोजना का। और पहले चरण में कहां पर, पहले चरण की अगर मैं बात करता हूं तो कहां पर भी आपका प्रथम जो चरण था इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात प्लस छत्तीसगढ़, यहां पर इस चरण को चलाया गया था।
यहाँ पर ग्रामीणों को आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिभाग लिया गया था। इसमें मई 2022 में, कब भाई आपका यहाँ पे नोट करा रहा हूँ, मई 2022 में, मई 2022 में यानी कि 5वें महीने में यहाँ पर जो 5th मंथ में 157 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण शुरू किया था। यानी कि 157 जो लोग थे उनका प्रशिक्षण यानी कि उनकी ट्रेनिंग शुरू की गई थी स्किल डेवलपमेंट के लिए। और इसमें से कितने लोगों ने, 135 लोगों ने सफलता भी हासिल करी भाई। कितने लोगों ने बाकी बीच में छोड़ गया, बीमार हो गए, जो भी रहा, 135 लोगों ने इसमें क्या किया, 133 लोग क्या सफल हुए। कितने लोग सफल हुए? अगर पूछे कि प्रथम चरण के अंदर भोपाल में, कहां पर भाई आपका, भोपाल के अंदर कितने लोगों को तैयार करने की बात करी थी, भोपाल में, भोपाल के अंदर आपका, भोपाल में 157 लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें से 133 लोगों ने सफलतापूर्वक उस जो आपका ट्रेनिंग का जो सेशन था उसको पूर्ण किया या वो सफल हुए भाई। ठीक है, चलिए ये भी आप लोगों के बीच में अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। और 27 जून 2022 को कब पूरा किया इन्होंने, ये 27 जून कंप्लीट कब हुआ इनका कोर्स, 27 जून 2022 को इन्होंने ये सफलता हासिल करी। और इसके बाद दूसरा चंद्राक्षी में अभी ये शुरू कर ही दिया गया है, ये आप लोगों के बीच में। चलिए ठीक है, यहां पर हम थोड़ी सी बात करी, जैसे हमने बात करी ग्रामीण उद्यमी परियोजना, ग्रामीण लोगों को क्या करना, रोजगार देना, उनका इसका उद्देश्य है। इसका पहला चरण आपका कहां पर, मई 2022 में स्टार्ट किया गया था। 157 प्रशिक्षण यानी कि लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए ट्रेनिंग सेशन रखा गया था, जिसमें काम सिखाया गया था, जिसमें से 133 लोगों ने क्या लिया भाई, सफलता हासिल प्राप्त करी है। और 27 जून को आपका ये हुआ। अब दूसरा चरण आपका शुरू कर दिया गया, कहां, रांची झारखंड के अंदर दूसरा चरण शुरू कर दिया है। पहले में महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ इसके अंदर क्या थे, शामिल थे। अब बात आती है आदिवासियों की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए आदिवासियों की अगर मैं बात करूं तो देश के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी कौन से पाए जाते हैं, आपके गोंड पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपके कौन से पाए जाते हैं, भील पाए जाते हैं, फिर कौन से भी आपके संथाल पाए जाते हैं। और आजकल देश के अंदर संथाल जो आदिवासी जाति है, संथाल जो आदिवासी जाति है, ये क्या है, प्रसिद्ध है। संथाल क्यों प्रसिद्ध हो रखी है, क्योंकि जो द्रौपदी मुर्मू है भाई आपकी, द्रौपदी जो मुर्मू है, ये क्या है, द्रौपदी मुर्मू आपकी आदिवासी राष्ट्रपति है भाई, आदिवासी राष्ट्रपति। अगर पूछे पहली आदिवासी राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू है भाई, ठीक है। अगर पूछे दूसरी महिला राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू भाई। देश के अंदर आजाद भारत में पैदा होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू भाई, ठीक है। और राज्यपाल थी भाई, आपको पता है राज्यपाल थी, पहले क्या थी, राज्यपाल थी। जीवन में बड़ा संघर्ष किया इन्होंने, अपने पिता पुत्र भाई, 2 पुत्रों को और हस्बैंड को खोने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। और कहां से, अपना सिंचाई विभाग में एक क्लर्क से काम स्टार्ट किया था। क्लर्क के बाद प्रोफेसर के बाद ये आपकी नगर परिषद के बाद ये आपकी विधायक का बेस्ट विधायक का अवार्ड भी जीता इन्होंने। विधायक के बाद फिर ये आपकी क्या बनी है, राज्यपाल। और राज्यपाल के बाद अब ये देश के सबसे बड़े सम्मान के पद पर, कहां पर, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पर पहुंच चुकी है द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक आदिवासी है, ठीक है। आदिवासियों का जिक्र हुआ था तो आदिवासियों की बात यहां पर हो ही रही है। अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं कि मुझे बताएंगे, अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के एक सचिव की नियुक्ति करी गई, उस सचिव का नाम क्या है। द्रौपदी मुर्मू के सचिव की जो नियुक्ति करी गई है उनका नाम क्या, बता देता हूं आपको। इससे पहले जो नारायण सचिव थे उनको क्या कर दिया गया, रिलीफ कर दिया गया, जो कि आपके रामनाथ कोविंद के सचिव थे। और उनकी जगह पर नए सचिव द्रौपदी मुर्मू के निर्धारित किए गए हैं। हिंट दे देता हूं, शर्मा साहब है, ठीक है। नाम बताएंगे मुझे कि सचिव कौन है द्रौपदी मुर्मू के। चलिए एक बार अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शहीद भगत सिंह नाम पर किस एयरपोर्ट का नाम रखा गया, जो कि आपका चर्चा का विषय है। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं, शहीद भगत सिंह के नाम पर, तो चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय जो एयरपोर्ट था आपका, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय जो एयरपोर्ट था, उस एयरपोर्ट का नाम आपका क्या रखा गया, शहीद भगत सिंह, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि ये प्रस्ताव किसकी तरफ से रखा गया था, तो भगवंत मान ने इस प्रस्ताव को रखा था, ठीक है। इसका जो नाम रखने की बात हुई थी, वो इसका नाम रखा गया था, जो पहले जिसका हरियाणा ने विरोध किया था, तो इसमें नाम रखा गया था, ये था पूरा नाम इसका अगर मैं बात करूं तो ये था शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट मोहाली,
ठीक है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हवाई अड्डा मोहाली, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कह सकते हो, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली, हवाई अड्डा मोहाली, ये इसका नाम रखा गया था। ठीक है। अब इस बात को लेकर के हरियाणा गवर्नमेंट ने थोड़ी सी क्या करी थी, ऑब्जेक्शन उठाया था, इसका विरोध किया था। विरोध किस बात का किया था, शहीद भगत सिंह के नाम का विरोध नहीं किया था, नाम का विरोध किया था मोहाली का, कि भाई मोहाली नाम इसके अंदर जुड़ा हुआ। समझ गई मेरी बात। इन्होंने बोला था शहीद भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जो नाम है वो सही है, लेकिन मोहाली जो आपसे पूछा जाएगा कि किस बात को लेकर के विरोध किया था, तो मोहाली को लेकर के विरोध किया था कि मोहाली शब्द नहीं होना चाहिए इसके अंदर में। ठीक है। चलिए, अभी फिलहाल भगवंत मान ने जो प्रस्ताव रखा था, तो भगवंत मान प्लस आपके डिप्टी सीएम, कहा कि हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, इन्होंने संयुक्त रूप से घोषणा कर दी है। अब शहीद आजम भगत सिंह इसका नाम रहेगा, किसके, कौन से हवाई अड्डे का, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम यहाँ पर रखा जाएगा। आपको पता है आजादी के दीवाने थे, कह सकते हो आजादी के दीवाने थे। इनके जो पिता थे, इनके पिता, आपको एक वाक्य बताता हूं, देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी 23 वर्ष की उम्र में, 23 मार्च को इन्होंने फांसी मिली थी, मात्र 23 वर्ष की उम्र में आजादी की लड़ाई में, आजादी के संघर्ष में 23 क्या होती है, 23 वर्ष की उम्र में कुछ नहीं होती है, इनको फांसी दे दी गई थी। याद रखना कब, 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी। दोनों चीजें ध्यान रखना, 23 वर्ष की उम्र में 23 मार्च को इनको फांसी दी गई थी। याद रखना, ये शहीद जो आजम है हमारे भगत सिंह, जिन्होंने देश की लड़ाई में अपनी जान न्यौछावर कर दी। यहाँ पर एक तथ्य अगर आपको याद हो, नहीं हो तो बताता हूँ, जिस दिन इनका जन्म हुआ था, जिस दिन इनका जन्म हुआ था शहीद भगत सिंह का, उस दिन इनके पिताजी प्लस 2 चाचा, इनके 2 चाचा थे, दोनों चाचाओं को क्या किया गया था, रिहा किया गया था, वो जेल के अंदर थे। ठीक है। जिस दिन इनका जन्म हुआ था, दोनों के दोनों, इनके पूरे परिवार का संबंध किस पार्टी से था, गदर पार्टी से ये संबंध रखते थे। भाई किस पार्टी से, तो किसी ने बोला ना, एटमॉस्फेयर तो पैदा होते ही मिल गया, पैदा होते ही इन्होंने एक काम किया, अपने पिता को और अपने चाचा को जेल से आजाद कराया। ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं शहीद भगत सिंह के जन्म की। अगर मैं बात करूं तो 23 मार्च 1931 जन्म, इनको जो जन्म की अगर हम बात करते हैं तो जन्म इनका 1907 में, 1907 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है। फांसी की सजा कब दी गई, इनकी फांसी की सजा दी गई 23 मार्च 1931 में इनको क्या दी गई है, 1931 में इन्हें फांसी की सजा दी गई है। ठीक है। पिता का नाम क्या था इनका, करतार सिंह था, पिता जो इनके चाचा, पिता गदर पार्टी से संबंध रखते थे, पिता किशन सिंह, पिता का नाम किशन सिंह था, किशन सिंह, और जो इनके चाचा थे एक अजीत सिंह और श्रवण सिंह, अजीत प्लस श्रवण सिंह इनके चाचा थे, जिनको इनके जन्म के ऊपर क्या किया गया था, रिहा किया गया था। 1907 में पैदा हुए, 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई है, मात्र केवल 23 वर्ष की उम्र में गई। उनकी याद के लिए, गौरव को याद करने के लिए, इनकी जो शहादत है उसको याद करने के लिए, इस जो अंतर्राष्ट्रीय जो आपका एयरपोर्ट है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम सरदार भगत सिंह हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक है। दोनों ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा कर दी। पूछ सकता कि घोषणा किसने करी, तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला व भगवंत मान जो थे, इन दोनों ने, ये आम आदमी पार्टी से, आप पार्टी से ये इनका क्या संबंध है। केजरीवाल की अगर मैं बात करूं तो इनका संबंध आम आदमी पार्टी से है। और भारत में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, अभी बड़ा मुद्दा चला हुआ दिल्ली के अंदर भी, हाईलाइटेड शिक्षा और दारू को लेकर के 2 मुद्दे बना रखे हैं। मनीष सिसोदिया के ऊपर भी जांच बैठा रखी, ये भी आप लोग देख रहे हैं। ठीक है। देश के अंदर अब हम बात करते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की राज्य पार्टी का दर्जा कितने राज्यों में दे रखा, तो 3 में है। याद रखना भाई, एक आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली प्लस गोवा प्लस आपका कहां पर है, दिल्ली, गोवा और पंजाब। सरकार की बात करें तो 2 जगह पर सरकार आम आदमी पार्टी की, और बॉस की बात करें तो अरविंद केजरीवाल है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, यही बाकी निशा होगा, यही बाकी नहीं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम उनको याद कर सकते हैं, उनकी शहादत को याद कर सकते हैं, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं भाई। ठीक है। तो नमन करते हैं भाई शहीद भगत सिंह को। और ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका। चंडीगढ़ की बात करें तो व्यवस्थित तरीके से, डब्बे वाले क्वेश्चन 2-3 भैया आपका, तो व्यवस्थित तरीके से बसाया गया शहर, व्यवस्थित तरीके से बसाया गया शहर, पहला शहर भारत का व्यवस्थित तरीके यानी कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ बसाया गया शहर, आपका पहला शहर चंडीगढ़ ही है। दूसरा क्वेश्चन बनता है जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका चंडीगढ़ ही है।
हरियाणा प्लस पंजाब की राजधानी की बात करें तो ये भी आपकी चंडीगढ़ ही है। हरियाणा प्लस हाईकोर्ट कहाँ पर आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ से पहले ये हाईकोर्ट कहाँ पर था आपका शिमला में था भाई, ठीक है। चंडीगढ़ से पहले हाईकोर्ट कहाँ पर था आपका ये शिमला में था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्रशासक कौन है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि चंडीगढ़ के वर्तमान में प्रशासक कौन है। बेनियाल साहब करके कोई है, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। साथ में बात करते हैं सांसद कौन है यहाँ से। सांसद किरण खेर, एक हीरोइन है, एक कलाकारा है किरण खेर, क्या है यहाँ चंडीगढ़ से आपकी सांसद है। वो भी इस समय यहाँ पर मौजूद थी जब ये किया गया, ठीक है। चलिए, सपनों का शहर है पहले व्यवस्थित तरीके से। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और बन जाएगा। दूसरा व्यवस्थित तरीके से बसाया गया शहर आपका कौन सा है। बेंगलुरु है, बेंगलोर है, या याद रखेंगे ये क्वेश्चन भी आपके बीच में कर्नाटक के अंदर, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस आपका क्या चर्चा में। देखिए, अब बात करें प्रवासी भारतीय दिवस चर्चा में क्यों। सबसे पहले तो बात आती कि जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं और भारत की सेवा, उनका योगदान, उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है उसको याद करने के लिए या कहीं उसकी महत्व को देने के लिए प्रवासियों द्वारा, ये जो प्रवासी भारत है इनके द्वारा भारत के लिए किसके लिए भी, भारत के लिए जो योगदान है उस योगदान को याद करने के लिए या ये कहीं उस योगदान की महत्व को ध्यान में रखते हुए ये प्रवासी दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। ओके, अब भारत में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया कब से जाता है। अगर मैं ये बात करूं तो ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। हुआ क्या था भाई, इस दिन 9 जनवरी को जो महात्मा गांधी कहां से आए थे, आपके साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। तो प्रवासियों द्वारा दिया गया योगदान भारत के अंदर उसको याद करने के लिए, उसको मनाने के लिए ये कहा जाता है। तो अब 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो अब चर्चा में क्यों है। अब चर्चा में इसलिए भाई इस बार नॉमिनेट कर दिया गया है कि 2023 का, 2022 का तो गया, 2023 का जो प्रवासी दिवस है ये इसकी मनाने की बात कर दी। कहां पर मनाया जाएगा आपका ये, इंदौर के अंदर मनाया जाएगा। कहां पर मनाया जाएगा आपका ये, इंदौर में मनाया जाएगा 2023 का। कौन से नंबर का रहेगा ये आपका 17वां प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। अब इसे औपचारिक रूप से कब मनाना शुरू किया था, 2003 में इसे औपचारिक रूप से मनाने की बात कही गई या इसको मनाना आरंभ किया गया। कब से, 2003 से इसे औपचारिक रूप से मनाने की बात कही गई। किसकी तो याद में मनाया जाता है, महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। इसके बाद इन्होंने एंट्री कर ली थी, ठीक है। अब 2023 का कहां पर मनाया जाएगा आपका ये, इंदौर के अंदर मनाया जाएगा। 17वें नंबर का आपका प्रवासी दिवस है, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को। जनवरी में इंदौर में मनाया जाएगा, ये लोग आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। 9 जनवरी 15 को, कहां पर आपका 9 जनवरी लिखा था मैंने। महात्मा गांधी कब आए थे अगर ये पूछे तो 9 जनवरी 1915 को आए थे वापस, ठीक है। और इसीलिए इस दिन को ये बनाया जाता भाई। प्रवासी भारतीयों की अगर मैं बात करूं, मनाएगा कौन से इसको, भारतीय मंत्रालयों के मामले में कौन मनाएंगे इसको। देखिए, प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय, प्रवासी जो भारतीय हैं, भारतीयों के मामलों का मंत्रालय प्लस फिक्की भाई, आपका फिक्की मनाएगा। यहाँ पर क्या मनाएगा, फिक्की। इसका क्या आयोजन करेंगे, कहां पर करेंगे, इंदौर में। 16वां जो प्रवासी दिवस था ये कहां पर मनाया गया था, 16वां प्रवासी दिवस दिल्ली के अंदर मनाया था भाई, दिल्ली में मनाया था 16वां। और इसमें नई दिल्ली में, और इसमें थीम क्या थी, तो थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, प्रवासियों का योगदान, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत में योगदान थीम के साथ 16वां जो आपका प्रवासी दिवस मनाया गया था, कब यहाँ पर दिल्ली या नई दिल्ली के अंदर मनाया गया था। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा भाई, ठीक है। उद्योग परिसंघ, भारतीय फिक्की या उद्योग परिसंघ या फिक्की कह सकते हो, साथ में मंत्रालय, ये मिलकर के इसको मना रहे हैं। कहां पर, इंदौर पर। अगर इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो याद रखेंगे इंदौर भाई आपका फेमस है। क्यों फेमस है ये आप लोगों को पता है, स्वच्छ शहर लगातार 4th बार स्वच्छ शहर आपका कौन सा है, इंदौर है। इंदौर के अंदर ही अगर मैं बात करूं आप लोगों की, अभी हाल ही में आपकी जो लता मंगेशकर थी, लता मंगेशकर का जन्म कहां पर हुआ था, इंदौर के अंदर हुआ था। इन्हीं के नाम पर अगर मैं बात करूं म्यूजियम की अगर मैं बात करूं या संग्रहालय की बात करूं, साथ में अगर मैं बात करूं इनकी
संगीत अकेडमी भी है आपकी कहाँ पर, इंदौर के अंदर। ये सारी चीजें कहाँ पर आपकी, इंदौर के अंदर व्यवस्थित की जाएगी। इसलिए आपका ये चर्चा में था प्रवासी, यानी कि जो 23 वाला उसकी सारे कार्यक्रमों की जो किस प्रकार से क्या क्या कार्यक्रम होंगे उनको लेकर के क्या रूपरेखा तैयार कर दी गई, कोई कमी ना रहे, इसलिए फिक्की और मंत्रालय दोनों मिलकर के वहां पर इसका आयोजन कर रहे हैं। प्रवासी जो भारतीय लोग हैं उन लोगों के क्या मतलब उनके योगदान, भारत की जो प्रोग्रेस के अंदर योगदान, और 2016 में जो नई दिल्ली के अंदर थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, हाइड्रोजन ईंधन बस चर्चा में आपकी, हाइड्रोजन ईंधन बस चर्चा में इसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बस कैसी, यानी कि अब तक जो आपकी कह सकते हैं कि जो डीजल से जो बसें चलती हैं उनकी जगह पर अब हाइड्रोजन ईंधन बस, यानी कि हाइड्रोजन से बस चलेंगी और साथ में इससे उत्सर्जन होगा। किसका उत्सर्जन होगा, पानी का उत्सर्जन होगा। ठीक है, H2O जैसे समझ रहे हैं आप, तो हाइड्रोजन से चलेगी और पानी का उत्सर्जन होगा। साथ में बात करेंगे 0% कार्बन मुक्त है। यदि पानी उत्पन्न हो रहा है तो कार्बन कितना, 0% कार्बन मुक्त होगा। और दूसरी बात अगर हम करते हैं कि डीजल से जो बसें चलती हैं वो प्रदूषण में कितना, भारत में 12 से 14% हिस्सा रखती है प्रदूषण के अंदर। तो ये आपकी पहली बस लॉन्च करी गई है कहां पर भाई, पुणे के अंदर। पुणे में भारत की पहली स्वनिर्मित, भारत की पहली स्वनिर्मित जो बस है आपकी, यानी कि भारत में निर्मित जो बस है, इसको कहां पर लॉन्च किया गया है, ये आपके बीच में पूर्णा, महाराष्ट्र के अंदर। किसने करी है, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो जो आपके मंत्री हैं, मंत्री कौन है आपके, केंद्रीय मंत्री आपके सेंट्रल जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। जितेंद्र जो सिंह है इन्होंने इसको लॉन्च किया है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है भैया आपका, ये केपीआईटी CSIR द्वारा विकसित किया गया है। केपीआईटी CSIR द्वारा इस पूछे कि इस बस को विकसित किसने किया है, तो इसके द्वारा इसको क्या किया गया, इजाद किया गया है या बनाया गया है। अब आपको मालूम होना चाहिए जो डीजल की जो बसें हैं, डीजल की जो बसें हैं या डीजल से जो बसें चलती हैं, इससे कितना 12 से 14% तक जो प्रदूषण होता है वो इन्हीं बसों के द्वारा होता है। और जो आपकी ये जो बस हाइड्रोजन वाली क्या करेंगे, 0% कार्बन उत्सर्जन, 0% कार्बन उत्सर्जन करेंगे यहाँ पर, यानी कि इस तरफ बढ़ने के लिए कार्बन बिल्कुल भी ना हो, ताकि पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोका जा सके, शून्य किया जा सके। जैसे कि आपको पता है 2070 में भारत शुद्ध 0% कार्बन मुक्त बनने वाला है। तो उस उद्देश्य की तरफ बढ़ते हुए हमने इस बस को लॉन्च किया है पुणे के अंदर, जो कि आपकी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली है। ठीक है भाई, ओके। अब बात करते हैं जो हाइड्रोजन जो फ्यूल से चलती है डीजल बस, जो डीजल जो बस है आपकी किससे, जो डीजल से चलती है वो साल में, एक वर्ष में सालाना आपका कितना 100 टन CO2, आप मायना रखता है 100 टन CO2 का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हाइड्रोजन जो बस थी आपकी पुणे के अंदर विकसित कर दी गई है, कार्बन से मुक्त कह सकते हो, प्रदूषण से मुक्त। एक आपकी बस चली थी मोबस सेवा, लॉन्च हुई थी आपकी मोबस सेवा, कहाँ की है, मोबस सेवा योजना कहाँ की है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ई डबल जो टेकर बस थी, ये भी आपकी अभी हाल ही में कहां पर है, मुंबई के अंदर। इसको किसने किया है, तो इसकी भी बात यहां पर नितिन गडकरी साहब ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। क्वेश्चन मेरा मोबस सेवा कहाँ की बस सेवा है, जिसने का अवार्ड जीता था भाई। ठीक है, ई डबल डेकर बस, और ऐसी बस केवल और केवल कहां पर चल रही है आपकी, यूके में चल रही है। इस बस के अंदर 65 लोग बैठ सकते हैं। उसी प्रकार से इसी कड़ी में आगे जोड़ते हुए अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र साहब ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने हाइड्रोजन ईंधन बस जो कि आपकी क्या लॉन्च कर दी, केपीआईटी CSIR के द्वारा विकसित की गई बस है, जो कि 0% कार्बन उत्सर्जन करेगी। ठीक है, चलिए भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस क्वेश्चन का एक बार। ठीक है, एक तो ये भाई देखो क्लास को ना ये सोचो कि चलो ये 6 क्वेश्चन है, एक बार स्किप कर करके आप लोग क्लास को देख लेते, बोले ठीक है चलो हाइड्रोजन बस लिख लिया पुणे, चल भाई आगे। उसके बाद जैसे पीछे था भाई चलो शहीद आजम चंडीगढ़, ठीक है, ये चीजें तो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, लेकिन इसके साथ जो क्वेश्चन जो रहते हैं आपके डब्बे वाले क्वेश्चन वो बड़ा मैटर करेंगे भाई आने वाले समय में। तो क्लास को बिना स्किप करे देख लिया करो। मैं नहीं रिक्वेस्ट कर रहा आप लोगों से कि आप शेयर करो या कुछ करो, नहीं आपको कष्ट दूंगा कि आप उसको अंगूठा आपका खराब हो जाएगा कहीं, तो मैं वो कष्ट नहीं दे रहा। बट कम से कम आप जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं वो बिना स्किप करके देखेंगे तो इस क्लास का पूरा बेनिफिट होगा। अदरवाइज आपको बेनिफिट है होना जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत, डू दी बेस्ट भाई।